नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मनोविज्ञान के इस लाइव सेशन के अंदर आप सभी को आज मैं बताने जा रहा हूं। आज का जो टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, रीट से संबंधित हो या फिर सी-टेट से संबंधित हो या फिर अन्य कोई राज्य पात्रता परीक्षा संबंधित हो, किसी से भी संबंधित हो, ये आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। और खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इस टॉपिक को बड़े सरल तरीके से मेरे द्वारा समझाया गया है, आसान तरीके से समझाया गया है और आपको इतना अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सरल भाषा के अंदर ये सारी बातें बताई गई हैं, बिल्कुल भी नहीं उलझना है और किस तरह से आपको समझना है। और आपके मन में ये जानने की जिज्ञासा होगी, आज कौन से सिद्धांत की बात करेंगे सर? आज मैं बात करूंगा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहले आपको बात कर देते हैं, इनके खुद के बारे में जान लेते हैं। जीन पियाजे के बारे में, खुद के बारे में पता कर लेते हैं, कौन थे, कहां से थे, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। जीन पियाजे 1896 ईस्वी को जेनेवा स्विट्ज के अंदर इनका जन्म होता है। स्विट्जरलैंड के जीव शास्त्री से, ध्यान से समझना, जीव शास्त्री थे। इन्होंने अल्फ्रेड बिन्ने के साथ में भी काफी समय तक कार्य किया, रिसर्च किया और उस समय कार्य करके यह साबित कर दिया कि बुद्धि जन्मजात योग्यता नहीं है। इन्होंने यह बताया कि जन्मजात योग्यता नहीं है, इसलिए इस पर इनके द्वारा खंडन किया गया और खंडन करके साथ साथ में इनके द्वारा यह बताया गया, खंडन कर दिया गया और खंडन करके इनके द्वारा यह बताया गया कि एक बालक के अंदर जो संप्रत्यय विकसित होते हैं, वे संप्रत्यय किस तरह से विकसित होते हैं। एक बालक में जो संप्रत्यय विकसित होते हैं, वे संप्रत्यय किस तरह से विकसित होते हैं, उस पर काफी चिंतन मनन किया। संप्रत्यय क्या? कॉन्सेप्ट। संप्रत्यय इन्होंने कहा कि बालक के जो संप्रत्यय हैं, वो संप्रत्यय सरल से कठिन की ओर विकसित होते हैं। सरल से कठिन की ओर संप्रत्ययों का विकास होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर सरल से कठिन की ओर संप्रत्यय किस प्रकार से विकसित होते हैं, मस्तिष्क के अंदर संज्ञान किस प्रकार से होता है, संज्ञान कॉग्निटिव, मस्तिष्क के अंदर हम किस प्रकार से सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद उसका संग्रहण करते हैं, संग्रहण करने के बाद किस प्रकार से उसकी पहचान करते हैं और उसी सूचनाओं का किस प्रकार से संगठन करते हैं और किस प्रकार से हम उसकी व्याख्या करते हैं, किस प्रकार से उसका हम स्कीमा करते हैं, किस प्रकार से हम उसका सामान्यीकरण करते हैं, ये सारी बातें इन्होंने बताई। इन सभी बातों पर इनके द्वारा बल दिया गया, जीन पियाजे के द्वारा। और इन जीव शास्त्री थे। शुरुआत के अंदर इन्होंने जो प्रयोग किए थे, वो प्रयोग अपने परिवार से ही शुरू कर दिए। प्रयोग अपने परिवार से ही शुरू किए और परिवार में इन्होंने एक बेटे जिसका नाम था लॉरेन और दो बेटियां लूसीन और जैकलिन। एक बेटा था जिसका नाम था लॉरेन और लूसीन और जैकलिन, इन पर प्रयोग किए और 32 पुस्तकें लिखी थी। 32 खूब सारा संग्रह किया हुआ, बहुत सारा संग्रह इनके द्वारा किया गया। मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि इतना अच्छा इनके द्वारा संग्रह किया गया और एक पुस्तक लिखी गई है अरुण कुमार सिंह के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, मैं आपको बता देता हूं इसके लाइव सेशन के अंदर। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान,
इस पूरी पुस्तक में यह सिद्धांत है, इस पूरी पुस्तक के अंदर यह सिद्धांत दिया हुआ। अब आप समझ जाइएगा, एक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के ऊपर एक पूरी पुस्तक लिखी हुई, कितनी डिटेल से इसमें बातें बताई गई है, और ये डिटेल से बातें हमें किस तरह से समझनी है, और आपको मैं आसानी से इसको मैं किस तरह से समझाता हूं, समझने की कोशिश करिए। यहाँ परिचय के साथ साथ में अब सिद्धांत का भी थोड़ा सा नाम, सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए सिद्धांत कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, इसकी बात करते हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, देखो इसको किस किस के नाम जाना जाता है, इसको विकास सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, विकास सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। एक तो ये विकास, दूसरा इसको किस नाम जाना जाता है, दूसरा इसको अवस्था सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, अवस्था सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। विकास सिद्धांत, अवस्था सिद्धांत, फिर उसके बाद मानसिक विकास सिद्धांत, मानसिक विकास सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। सिद्धांत, मानसिक विकास सिद्धांत के नाम से भी इसे जानते हैं, मानसिक विकास सिद्धांत के नाम से। तीसरा प्रत्यय निर्माण अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं इसे, प्रत्यय निर्माण अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं, प्रत्यय निर्माण अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। और खास बात, और बौद्धिक क्रिया सिद्धांत कहते हैं, बौद्धिक क्रिया सिद्धांत इसे कहते हैं, बौद्धिक क्रिया सिद्धांत कहा जाता है। अलग अलग नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ विकास की बात की, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे माने जाते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे। तो यहाँ विकास की बात आती है, विकास किसका, अवस्थाओं का। चार अवस्थाएं बताई थी, इन चार अवस्थाओं का संबंध किससे जोड़ के बताया, मानसिक विकास से। इन चार अवस्थाओं का संबंध मानसिक विकास, उन्होंने चार अवस्था में यह समझाने की कोशिश की है कि एक बालक का जो मानसिक बौद्धिक विकास होता है वो किस तरह से होता है, वो किस तरह से उसमें प्रत्ययों का निर्माण होता है। प्रत्यय जो बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, प्रत्यय हमेशा इस तरह से बनते हैं, सरल से कठिन की ओर बनते, सरल से कठिन की बनते। उन्होंने आरोही क्रम बताया था, आरोही एक प्रक्रिया क्रम बताया था, इससे प्रत्ययों का निर्माण होता है। और इन प्रत्ययों के निर्माण में किसकी महन भूमिका रहती है, इन प्रत्ययों के निर्माण में परिपक्वता प्लस अनुभव, परिपक्वता और अनुभव की भूमिका रहती है। परिपक्वता मतलब आनुवांशिकता और अनुभव का मतलब वातावरण, या आनुवांशिकता और वातावरण पर बल दिया गया। परिपक्वता और अनुभव की अंतःक्रिया के पर बल दिया गया। इन दोनों की बात इसके अंदर बताई गई, इन दोनों पर बताया। इसी के आधार पर प्रत्ययों का, संप्रत्ययों का निर्माण होता है एक बालक के अंदर। अगर एक बालक किसी वस्तु को रूप, रंग, आकार के आधार पर पहचानने लग जाता है और उसका नाम बता देता है, यही तो कॉन्सेप्ट है, ये संप्रत्यय उसके अंदर विकसित हो जाते हैं। तो इस तरह से ये संप्रत्यय विकसित कैसे होते हैं इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, और मैं आपको आगे इस सिद्धांत को बता देता हूं और आप समझिएगा। पहले बात हो गई इस सिद्धांत की क्या क्या नाम है, किस नाम से ये सिद्धांत जाना जाता है। और दूसरी बात, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक आपसे पूछा जाए, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे, जीव शास्त्री जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, अब बात करते हैं, अब बात को समझना है। और इस संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के संप्रत्यय कौन कौन से, कॉन्सेप्ट कौन कौन से, उस पर बात करेंगे। देखिए सबसे पहली बात बताई थी उनके द्वारा अनुकूलन एक उन्होंने कहा था, ये एक बालक की जन्मजात प्रवृत्ति है, बालक की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जन्मजात प्रवृत्ति जिसे अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन का
से तात्पर्य क्या है? वातावरण के साथ, वातावरण के साथ, ध्यान से समझना बात को, वातावरण के साथ अपने आप को ढालना, वातावरण के साथ अपने आप को डालने की बालक के अंदर एक जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसको इन्होंने क्या कहा? अनुकूलन कहा। और दूसरी बात, अनुकूलन कहा। और अनुकूलन के इनके द्वारा दो भाग बताए गए, अनुकूलन के दो भाग बताए गए, अनुकूलन के दो भाग बताए गए। एक में इन्होंने बोला आत्म सात्वकरण, आत्म सात्वकरण, और दूसरा समायोजन, समायोजन, आत्म सात्वकरण और दूसरा समायोजन। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आत्म सात्विकरण लिखा होगा, उसे समायोजन, समायोजन लिखा होगा, सामंजस्य लिखा होगा, एक ही बात है ना, समझने की कोशिश करना अच्छी से। ये आत्म सात्वकरण, आत्म सात्वकरण क्या कहते हैं? पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान, नवीन ज्ञान, पूर्व ज्ञान के आधार पर, ध्यान से रखना, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान सीखना, या पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का संबंध स्थापित करना, नवीन ज्ञान का संबंध स्थापित करना, संबंध जोड़ने की कोशिश करना। संबंध जोड़ने की कोशिश कैसे करना, वो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, वो जानकारी के लिए बता देता हूं। देखिए बालक के द्वारा उदाहरण से समझ लेते हैं। बालक के द्वारा एक बिल्ली देखी गई जो कैसे रंग की थी? सफेद रंग की थी, सफेद रंग की बिल्ली देखी। कुछ समय बाद एक और बिल्ली देखी, बालक के द्वारा एक और बिल्ली देखी जो कि कैसे रंग की थी? वो काले रंग की थी, वो काले रंग की थी। पहले बिल्ली देख रखी थी बालक ने, पहले बिल्ली देख रखी थी बालक ने, वो किस रंग की थी? सफेद रंग की थी। ऐसी स्थिति के अंदर थोड़े समय बाद में या कुछ समय बाद में दूसरी बिल्ली देखी, वो कैसे रंग की थी? काले रंग की थी। अब पूर्व ज्ञान क्या है? पूर्व ज्ञान बिल्ली के बारे में पूर्व ज्ञान है, लेकिन पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान में इसमें थोड़ी सी इसको क्या लगी? समानता लगी। नवीन ज्ञान के आधार पर इसकी पहचान कर ली, इसकी क्या कर ली गई? इसकी पहचान कर ली गई। तो यहां सीखा हुआ, पूर्व ज्ञान का मतलब क्या होता है? पूर्व ज्ञान का मतलब यहां से सीखा हुआ। किस तरह से सीखा? या तो परिपक्वता से सीखा या अनुभव से सीखा है। परिपक्वता सीखा या अनुभव सीखा, यहां सीखा हुआ उसके पास में पूर्व ज्ञान है और उसके साथ में ये नवीन ज्ञान है। अब दूसरी बात आती है, यहां थोड़ी सी उसके लिए समस्या आ जाती है, जिसमें पूर्व ज्ञान कार्य नहीं करता है। पूर्व ज्ञान के आधार पर, पूर्व ज्ञान के आधार पर जब पहचान नहीं कर पाते हैं तो वातावरण के अनुसार अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। वातावरण के अनुसार अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं अपनी मानसिक संक्रिया को बदलने की कोशिश करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अब देखो यहाँ मानसिक सेट बना हुआ है, यहाँ मानसिक सेट बना हुआ, इस प्रकार से उसका क्या होते हैं? उसके पैर होते हैं, इस तरह से उसका एक ढांचा है बिल्ली का। ऐसा रंग ही चेंज था, बाकी ढांचा तो वही था, रंग ही अलग था, बाकी ढांचे में कोई फर्क नहीं था। अब यहाँ पर पूर्व ज्ञान क्या है? पूर्व ज्ञान उसके पास में बिल्ली का पूर्व ज्ञान है। इतने में देखा उसके सामने एक कुत्ता आ गया, ऐसी स्थिति के अंदर अब क्या करेगा? पूर्व ज्ञान से आत्म सात्विकरण नहीं होगा। जब आत्म सात्विकरण नहीं होगा तो इसको समझने के लिए अपनी जो मानसिक संरचना है, मानसिक संक्रिया, उसमें क्या करना पड़ेगा? बदलाव करने पड़ेगा। और जब आप बदलाव करोगे तो आप क्या कर रहे हो? सामंजस्य कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? समायोजन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? समायोजन कर रहे हो। यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पूर्व ज्ञान काम नहीं करेगा। पूर्व ज्ञान कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, इन दोनों के बीच की स्थिति हो जाती है, ना तो आत्म सात्वकरण हो रहा है और ना ही समायोजन हो रहा है, ना तो आत्म सात्वकरण हो रहा है और ना ही समायोजन हो रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर उस स्थिति को क्या कहते हैं? साम्य धारण। उस स्थिति को साम्य धारण कहते हैं। जब कभी बालक आत्म सात्वकरण भी नहीं कर पा रहा है, साम्य धारण भी नहीं कर पा रहा है, यह भी समझ नहीं पा रहा है कि उसको यह लगता है कि बिल्ली की तरह हो सकता है कोई दूसरा हो, लेकिन ये बिल्ली नहीं है। लेकिन
यहां एक ऐसी नवीन स्थिति आ गई उसके सामने जो कुछ भी समझ नहीं पा रहा है, तब उसको क्या करना चाहिए, तब उसको अपने आप पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। तब वो क्या करता है, अपने आप पर नियंत्रण रखना, वो ना तो उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है, ना बदलने की कोशिश करता, कुछ भी नहीं करता। तब उसे क्या बोलते हैं, तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है, उस स्थिति को कहा जाता है साम्य धारण की स्थिति। उस स्थिति को साम्य धारण की स्थिति कहा जाता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, इस तरह से अनुकूलन, आत्मसात्वकरण, समायोजन, समायोजन के बाद में आता है साम्य धारण, साम्य धारण करना। यहां ये संप्रत्यय, ये मैं किसकी बात करने जा रहा हूं, ये इसके संप्रत्यय, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के संप्रत्यय। आगे कौन कौन से संप्रत्यय उसके बारे में आपसे बात की जाए, आगे कौन कौन से संप्रत्यय होंगे। देखिए, पहले संप्रत्यय की बात की अनुकूलन, अनुकूलन, और दूसरी बात करते हैं संगठन, संगठन, संगठन। तीसरे संप्रत्यय की बात करें जिसको बोलते हैं संरक्षण, संरक्षण। चौथे की बात करें जिसे कहते हैं विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। पांचवें की बात करें जिसको बोलते हैं स्कीम्स, स्कीम। छठे की बात करें जिसको बोलते हैं स्कीमा, स्कीमा कहते हैं। सातवें की बात करें संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं, संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। और आठवें की बात करें जिसे कहते हैं मानसिक, मानसिक संक्रिया कहते हैं, मानसिक संक्रिया कहते हैं, मानसिक संक्रिया कहते हैं। तो इस आधार पर इन सभी के बारे में अलग अलग डिटेल से अगर मैं बात करूं कि किसको क्या कहा जाता है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से समझने की क्या करनी है, कोशिश करनी। अनुकूलन, अनुकूलन के दो भाग, अनुकूलन, आत्मसात्वीकरण और समायोजन। संगठन का मतलब होता है बौद्धिक क्षमताओं, बौद्धिक क्षमताओं का एक व्यवस्थित पैटर्न, बौद्धिक क्षमताओं का एक व्यवस्थित पैटर्न। जितनी भी मानसिक क्षमताएं होती हैं, मानसिक क्षमताओं में जो जो सूचनाएं उसके द्वारा ग्रहण की गई है, उसका एक व्यवस्थित पैटर्न होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, संगठन बोलते हैं। फिर बात आती है संरक्षण। ये एक ऐसा संप्रत्यय है, एक बालक के द्वारा वस्तु में जो परिवर्तन होते हैं, वस्तु के अंदर परिवर्तन, पर्यावरण के अंदर, पर्यावरण में जो परिवर्तन होते हैं उसको समझ जाना, उसको समझ जाना संरक्षण। वस्तु के गुण, रूप, रंग, आकार, उसमें परिवर्तन जो होते हैं उस परिवर्तन को समझना, और जब उस परिवर्तन को समझ जाता है उसे क्या बोलते हैं, संरक्षण बोलते हैं। बहुत अच्छी तरह से समझ जाना। और ये गुण जो होते हैं, ये गुण शुरुआत में नहीं होते हैं, शुरुआत में समझ नहीं पाता है। जैसे धीरे धीरे बदला उम्र बढ़ती जाती, वैसे वो उसके अंदर ये गुण स्वतः ही विकसित होते जाते हैं, और स्वतः ही विकसित हो जाते हैं, वो आसानी से समझ लेता है। फिर बात आती है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है वस्तुनिष्ठ तरीके से, वस्तुनिष्ठ तरीके से किसी वस्तु के बारे में समझना। देखिए, शुरुआत के अंदर उसके अंदर एक आत्मकेंद्रिता का गुण पाया जाता है, आत्मकेंद्रिता के अंदर वो ये समझने लग जाता है कि हर वस्तु मेरे लिए बनी, हर वस्तु मेरे लिए बनी। वो उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ मुझे ही देख रहे हैं, हर कोई व्यक्ति मुझे ही देख रहा है। वो आत्मकेंद्रिता, सूर्य भी बना तो मेरे लिए बना, वो चलेगा, उसको लगेगा सूर्य मेरे साथ चल रहा है। रात के समय वो सोचने लग जाता है, देखिए चंद्रमा मेरे साथ में चल रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसमें एक वस्तुनिष्ठ, अब उसको ऐसा लग जाता है नहीं 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 नहीं, सूर्य मेरे लिए नहीं है, चंद्रमा मेरे लिए नहीं है, मेरे पर कोई किसी की नजर नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर ये जब गुण विकसित हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, विकेंद्रीकरण। अब बात आती है स्कीम और स्कीमा। इसको थोड़ा सा समझ लेना, कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। स्कीम्स का मतलब एक व्यवहार का पैटर्न जिसको बार बार दोहराया जा सकता है, बार बार दोहराया जा सकता है। वो मानसिक क्रिया, ध्यान समझना, वो मानसिक क्रिया, स्कीम्स क्या है, वो मानसिक क्रिया जिसका प्रदर्शन किया जाता हो, वो मानसिक क्रिया जिसको अभिव्यक्त किया जाता हो, प्रदर्शन किया जाता हो, जिसको अभिव्यक्त किया जाता हो, उसको स्कीम कहते हैं। जैसे एक बालक घर आता है, सबसे पहले अपना जूता, और उसके बाद में बैग, और उसके बाद में अपने
कपड़े व्यवस्थित रखता, ये एक निश्चित उसका क्रम बनता है। और जब ये क्रम बन जाता है तो इसी ये व्यवहार का एक पैटर्न कहते हैं। और ये जीवन में, हमारे जीवन में इस प्रकार के बहुत सारे पैटर्न धीरे धीरे विकसित होते हैं। शुरुआत में ये पैटर्न नहीं होता है। शुरुआत के अंदर जब उसकी आयु कम होती है तब उसमें ये क्रमबद्धता नहीं पाई जाती। उसको कई बार टोकना पड़ता है, कई बार टोकना पड़ता है कि तुमने पहले जूते उतारने चाहिए थे जो कि तुमने नहीं उतारे, पहले बैग रखा तुमने, इसलिए ये क्रमबद्धता नहीं है। इसलिए व्यवहार का एक पैटर्न बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं, स्कीम्स। व्यवहार का पैटर्न क्या है, मानसिक क्रिया। मानसिक क्रिया, मस्तिष्क में कोई ना कोई पैटर्न बना है, मस्तिष्क के पैटर्न का बाहर प्रदर्शन कर रहा है। देखिए बाहर क्या कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, उसको अभिव्यक्त कर रहा है। देखिए अभी मैं बोल रहा हूं, अभी मैं जो बोल रहा हूं भाषा की क्या कर रहा हूं, अभिव्यक्ति कर रहा हूं। ये भाषा की अभिव्यक्ति मैं तब कर रहा हूं जब ये सारी बातें मेरे मस्तिष्क के अंदर है। अगर ये मस्तिष्क के अंदर नहीं है तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाता। आप भी अपनी बात बोलना, आपको अगर कह दिया जाए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत समझाइए, आप तभी समझा पाओगे जब आपके अंदर अभिव्यक्त करने के लिए मानसिक संक्रिया, आपके अंदर सूचनाओं का संग्रहण हो। देखिए उसे संगठन कहते हैं, ये होना चाहिए उसके अंदर। और ये तब होगा, होने पर इसका क्या किया जा सकता है, प्रदर्शन किया जा सकता है। अब बात आती है स्कीमा। स्कीमा क्या है, स्कीमा भी वो मानसिक संक्रिया है, ध्यान समझना। स्कीमा वो मानसिक क्रिया है, स्कीमा वो मानसिक क्रिया जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है, जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। स्कीमा वो मानसिक क्रिया है, ये भी एक मानसिक क्रिया, स्कीमा भी एक मानसिक क्रिया है। जब बच्चा कुछ भी सीखता है तो उसे हम कहते हैं उसने स्कीमा, उसके अंदर स्कीमा गुण विकसित हो गया, वो एक मानसिक क्रिया है। मानसिक क्रिया के साथ साथ वो मानसिक क्रिया जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है, जनरलाइजेशन किया जा सकता है। जनरलाइजेशन के गुण के बारे में आपको बता दिया जाता है कि जब कभी भी एक चीज सीखी हुई होती है, वैसी उसके सामने दूसरी कोई वस्तु आ जाती है, तब वो जो सीखा हुआ है वही बात उसको उसमें भी लागू करने लग जाता है, वही बात उसमें लागू करने लग जाता है। इसे जनरलाइजेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जनरलाइजेशन कहते हैं। इसे सामान्यीकरण प्रक्रिया कहते हैं, सामान्यीकरण प्रक्रिया कहते हैं। ये एक मानसिक प्रक्रिया, जैसे मैं एक सामान्य उदाहरण के लिए बता देता हूं। सामान्य एक छोटा सा बालक बैठा है, सामने से बैठा है, और उसके जो अभिभावक है, वो अभिभावक उनके सामने जुराब पहनने लग जाते हैं। वो देख रहा है, देख करके फिर वो भी जुराब पहन लेता है। देखिए जुराब जब भी देखेगा तो पैर में डालेगा, पहनेगा। अब वो कहीं और चला गया, एक ऐसी वस्तु को देखा जो कि जुराब नहीं, लेकिन जुराब जैसे कपड़े की आकृति में बनी हुई, वो तुरंत उसको पैर में डाल देगा। वो तुरंत क्या करेगा, उसको पैर में डाल देगा। ये सामान्यीकरण है, ये जनरलाइजेशन है मानसिक क्रिया, लेकिन इसमें सामान्यीकरण होता है। वो मानसिक क्रिया, उसमें प्रदर्शन होता है, और प्रदर्शन में क्या बनी रहती है, क्रमबद्धता बनी रहती है। प्रदर्शन में क्रमबद्धता। संज्ञानात्मक संरचना, प्रत्येक उम्र के बालक की संज्ञानात्मक संरचना का ढांचा अलग अलग होता है। 2 वर्ष में अलग है, 3 वर्ष में अलग है, 4 वर्ष में अलग है, 6 वर्ष के अंदर अलग है, 11 वर्ष का होता है उसका अलग है। और फिर बात आती है मानसिक संक्रिया। मानसिक संक्रिया का मतलब जब बालक समस्या समाधान के लिए चिंतन मनन करता है उसे मानसिक संक्रिया कहते हैं। ये वापस समझ लीजिए, आप आसानी से इस बात को समझ लीजिए। जब बालक समस्या के समाधान के लिए चिंतन मनन करता है उसे मानसिक संक्रिया कहते हैं। जब बालक के उम्र के अनुसार उसका संज्ञानात्मक संरचना होती है उसे संज्ञानात्मक संरचना या ढांचा कहते हैं। अलग अलग उम्र के बाल की संज्ञानात्मक संरचना अलग अलग होती है। स्कीमा वो मानसिक क्रिया है, वो व्यवहार है, वो पैटर्न है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। स्कीम्स वो व्यवहार पैटर्न है जिसका प्रदर्शन किया जा सकता है। विकेंद्रीकरण का मतलब प्रकृति में होने वाले परिवर्तन जिसको वस्तुनिष्ठ तरीके से समझना। जैसे सूर्य मेरे लिए नहीं है, सबके लिए कॉमन है, ये वस्तुनिष्ठ है। अगर मैं मेरे लिए समझू तो ये आत्मनिष्ठ है। समझे बात को, मेरे लिए समझू तो ये आत्मनिष्ठ है, सबके लिए समझू तो ये क्या है, वस्तुनिष्ठ है। अच्छा दूसरी बात संरक्षण में क्या होता है कि बस पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन को समझना, दिन रात का बनना, गुण दोष उसको समझना क्या है, संरक्षण है। वस्तु में बदलाव होता है उसको भी समझना,
ध्यान से समझना, वस्तु में बदलाव भी हो जाए उसको भी समझने की कोशिश करना। ये सारी बातें किसमें आती है? संरक्षण, फिर बात आती है अनुकूलन और फिर होता है संगठन। ये जीन पियाजे के सिद्धांत के आपको कौन क्या बताए गए? समप्रत्यय बताए गए, समप्रत्यय। अब बात करते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत की बात करते हैं। अब बात करते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत की बात करते हैं और उसका सिद्धांत क्या है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में अवस्थाएं कौन कौन सी बताई, यहां बात करते हैं। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत के अंदर, जीन पियाजे द्वारा अपने सिद्धांत के अंदर 4 अवस्थाएं बताई गई। जीन पियाजे के सिद्धांत की 4 अवस्थाएं, वो मैं आपको एक साथ समझा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से आसानी से समझ में आ जाए। और सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। देखिए इसमें जो पहली अवस्था इनके द्वारा बताई गई संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय को इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। संवेदी पेशीय इंद्रिय गामक अवस्था कहा गया। दूसरा इसमें कहा गया पूर्व संक्रिया अवस्था, पूर्व संक्रिया या फिर इसे कहा गया प्राक संक्रिया, पूर्व संक्रिया या फिर इसे प्राक संक्रिया अवस्था कहा गया। इसे कहा गया मूर्त संक्रिया अवस्था, ये मूर्त संक्रिया है। और ये तीसरी है अवस्था, इसे कहा गया अमूर्त संक्रिया या औपचारिक अमूर्त संक्रिया या फिर औपचारिक संक्रिया अवस्था। ये समय याद रख लेना, इससे संबंधित अगर प्रश्न आए 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से ऊपर। ध्यान रखना, अभी ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था, कितने से ऊपर होना चाहिए? 11 से ऊपर। इस समय संवेदी पेशीय अवस्था की बात करें, इस अवस्था की बात करें, इस समय जो होता है बालक का जितना भी जो मानसिक विकास होता है या बालक की जो भी संज्ञानात्मक विकास होता है, वो सभी संज्ञानात्मक विकास किस पर आधारित होता है? वो संज्ञानात्मक विकास संवेदी पेशीय, संवेदी ज्ञानेंद्रियों पर आधारित होता है। इस समय सिर्फ यही बालक का व्यवहार ज्ञान संग्रहण का आधार होता है। आंख, नाक, कान और जीभ और त्वचा, यही मानसिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है बालक की। मानसिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के आधार पर यही समझ सकते हैं इस समय उसकी इंद्रिय गामक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही वो संज्ञानात्मक उसका विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। जब वो 2 वर्ष का हो जाता है, 2 वर्ष का, तब उसके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है। वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है। जब कोई वस्तु आंखों से ओझल हो जाए और फिर भी वो उसका अस्तित्व मानता हो, इसे वस्तु स्थायित्व कहते हैं। वो कितने माह का हो जाता है? तब जब वो 24 माह का हो जाता है, तब यानी कि वस्तुओं को खोजने की अवस्था कौन सी है? अब ये वस्तु खोजने लग जाएगा। आप वस्तु को छुपा दीजिए, वो उसको खोजने लग जाएगा। वो कहेगा कहीं न कहीं वस्तु का अस्तित्व है। इससे पहले वस्तु का अस्तित्व नहीं था। आधार यही रहेगा, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये क्या है? ये है ज्ञानेंद्रिय। और दूसरी बात, ये संवेदनाओं से प्राप्त करेगा, इसलिए इसको नाम रखा गया संवेदी पेशीय अवस्था। इस समय पूरे ज्ञान से संबंधित जो होता शरीर पर केंद्रित हो जाता है, अपने शरीर पर केंद्रित हो जाता है। और आधार इसका ये दूसरी में आ जाता है प्राक संक्रिया, क्रिया करने से पहले की अवस्था। प्राक मतलब क्रिया करने से थोड़ी पहले की अवस्था, क्रिया नहीं है, क्रिया करने से पहले की अवस्था है। अब देखिए, क्रिया करने की पहले की अवस्था होती है, तो इस अवस्था के अंदर कौन कौन सी बातें पाई जाती हैं? जब ये 4 वर्ष का होता है, तब इसके अंदर नंबर 1 जीववाद, इसके अंदर एक जीववाद का गुण पाया जाता है। दूसरा इसके अंदर आत्म केंद्रिता का गुण पाया जाता है। जीववाद और आत्म केंद्रिता का। जीव का मतलब ये सजीव और निर्जीव के अंदर, सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर सकता।
सजीव निर्जीव के अंदर बिल्कुल भी अंतर नहीं कर सकता। ये जब चल रहा होता है कहीं नीचे गिर जाता तो उसकी माँ लकड़ी की जो भी वो वस्तु बनी होती है उसको पीटने लग जाती है और ये बड़ा खुश हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर इसमें अंतर नहीं कर पाना। दूसरा, आत्म केंद्रिता, हर वस्तु को अपने अनुसार समझना, मैं का भाव रहना, मैं, ये सब मेरे लिए है। इसका मतलब इसमें वस्तुनिष्ठ होगा आत्मनिष्ठ होगा? बताओ कैसा होगा? इसके अंदर भाव आत्मनिष्ठ होगा, वस्तुनिष्ठ नहीं होगा। वस्तुनिष्ठ नहीं होगा, समझिएगा, अच्छी तरह से आप समझिएगा। और उसके बाद में आपसे जब भी इसका टेस्ट लिया जाए तो आप इसके आसानी से उत्तर दे सकते हो। मैं आपको बता देता हूं, कल मैंने एक टेस्ट पेपर टेलीग्राम पे डाला था, आप सबको मिला या नहीं मिला? आप बताओ कमेंट करके, मिला या नहीं मिला? दूसरी बात आती है, 4 वर्ष की बात आई। कितने वर्ष की? 4 वर्ष की बात आई। और लेकिन इसकी उम्र कितनी है? 7 वर्ष की। इसके बाद में ये गुण विकसित होने लग जाते हैं। फिर बात आती है इसके अंदर अपलटावी गुण, अनुकर्मणशीलता का गुण पाया जाता। पलटावी गुण इसके अंदर नहीं है, ध्यान समझना, पलटावी गुण नहीं है, अपलटावी गुण है, अनुकर्मणशीलता है। उत्कर्मणशीलता नहीं है, उत्कर्मणशीलता, पलटावी गुण इसके अंदर नहीं। पलटावी गुण का मतलब क्या होता है? वस्तु को या संख्या को या किसी संख्या को या वस्तु को या कोई अक्षर को, उसको अगर बदल दिया जाए तो समझने की उसके अंदर क्षमता नहीं होती। अब देखो ये समझ जाएगा, 2 + 2 = 4 है, ये समझ जाता है, ये उसको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। लेकिन 4 2 = 2 ये उसको समझ में नहीं आता है। ये समझने में उसमें थोड़ी सी उसको क्या रहती है? दिक्कत रहती है। इसलिए इसमें पलटावी गुण नहीं होता है, पलटावी गुण इसमें नहीं होता। यहाँ क्रमबद्धता का अभाव होता है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ संप्रत्यय विकसित होते हैं लेकिन क्रमबद्धता का इसके अंदर अभाव होता है। इस समय मैं आपको बता देता, इस समय उसके अंदर भार का, मुद्रा का, ऊंचाई का, भार, मुद्रा, ऊंचाई का, ये दूरी का, ये संप्रत्यय विकसित नहीं होते हैं, ये संप्रत्यय विकसित नहीं होते हैं। भार का संप्रत्यय विकसित नहीं है, वो तो हर बड़ी वस्तु को भारी समझने लग जाता है, चाहे वो गुब्बारा क्यों ना हो। मुद्रा का उसमें संप्रत्यय विकसित नहीं होता है, कागज के नोट को तो कुछ नहीं समझता, सिक्के दे दो राजी हो जाएगा। ऊंचाई के बारे में इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, ऊंचाई के बारे में इसके अंदर संप्रत्यय विकसित नहीं है, जटिल संप्रत्यय है थोड़ा। दूरी के बारे में इसके संप्रत्यय नहीं है। विद्यालय जाना इसको ज्यादा दूर लगता है, आना इसको नजदीक लगता है। ऐसी स्थिति के अंदर ये संप्रत्यय इसके अंदर विकसित नहीं होते, ये संप्रत्यय इस उम्र के अंदर विकसित नहीं होते। अब बात आती है मूर्त संक्रिया, यानी कि संक्रिया करने की अवस्था। अब क्रिया की अवस्था आ जाती है, क्रिया, संक्रिया करने की अवस्था, वस्तुओं के प्रति संक्रिया करने की अवस्था आ जाती है। उसके अंदर अपलटावी की जगह कौन सा पलटावी गुण पाया जाता है? पलटावी गुण पाया जाता है, पलटावी गुण पाया जाता है। अनुकर्मणशीलता के समय जगह इसके अंदर उत्कर्मणशीलता का गुण उसके अंदर पाया जाता है, उत्कर्मणशीलता का गुण उसके अंदर पाया जाता है, अनुकर्मणशीलता की जगह। अब ये पलटावी गुण विकसित हो जाता है, लेकिन इसका चिंतन किस पर आधारित होगा? चिंतन इसका मूर्त वस्तुओं पर ही आधारित है, इसलिए इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। लेकिन इस समय भी उसका जो संप्रत्यय विकसित हो रहे हैं, उस संप्रत्ययों में भी क्रमबद्धता नहीं है। लेकिन हाँ, भार, मुद्रा, ऊंचाई, दूरी, इन सभी के संप्रत्यय इसके अंदर विकसित हो जाते हैं, इस समय विकसित हो जाते हैं। और तीसरी बात आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब चिंतन कैसा है? अमूर्त चिंतन है, 11 वर्ष से ऊपर होता है, लगभग उसको 15 वर्ष तक का माना गया। अब इसके अंदर परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित हो जाता है। अब ये परिकल्पना करना, चिंतन करना, मनन करना, समस्याओं का समाधान करना आदि मानसिक संक्रिया इस समय विकसित हो जाती। इसीलिए जीन पियाजे ने अवस्थाओं के आधार पर अपना ये एक सिद्धांत प्रतिपादित किया और इन अवस्थाओं में उम्र का विशेष रूप से ध्यान रखा और इसी उम्र के आधार पर एक जो बच्चा होता है वो सीखता है और ये ही उसके गुण और ये ही उसके क्या होते हैं? अवगुण होते हैं। इसी के आधार पर वो अपना संज्ञानात्मक
विकास, संज्ञानात्मक ढांचा निर्मित करता, संज्ञानात्मक ढांचा इसी के आधार पर निर्मित करता है। इसी से संबंधित मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, इससे संबंधित कोई भी आपको प्रश्न अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये बात हमारे को समझ में नहीं आएगी। मैं आप सभी को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और ये उम्मीद करता हूं कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को इतने सरल तरीके से आपके सामने स्पष्ट किया और आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। अब मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।